हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज किसे कहते हैं? लायबिलिटीज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिंपल वर्ड। अगर आपने किसी को मनी बोरो किया है किसी से, या किसी से कर्ज लिया है या उधार लिया है, देन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आपको उसको पे करना है। तो तब तक के लिए वो अमाउंट आपके लिए लायबिलिटीज कहलाती है। तो चलिए समझते हैं बिजनेस वर्ल्ड में लायबिलिटीज का क्या मतलब है। लायबिलिटीज इट्स रेफर टू दोज अमाउंट दैट बिजनेस ओज टू आउटसाइडर। लायबिलिटीज उस अमाउंट को रेफर करता है जो बिजनेस आउटसाइडर से लिया है बिजनेस के लिए। जैसे कि बैंक से लोन लिया है, या किसी से मनी बोरो किया है, या अपने सेविंग अकाउंट से ओवरड्रॉन कर लिया हो। ओवरड्रॉन कहने का मतलब जितना उसके अकाउंट में मनी होगा उससे ज़्यादा वो निकाल चुका है, जिसकी वजह से लायबिलिटीज क्रिएट हो गया है, जिसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बिजनेस के ये सारे आउटसाइडर हैं जिससे कि बिजनेस मनी बोरो करके अपने बिजनेस में लगाता है। सो बिजनेस के और भी बहुत सारे लायबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे कि क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलने का मतलब आपने किसी से काम करवा लिया है लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं दिए है, पेमेंट देना बाकी है, ड्यूज है, तो इसीलिए वो फर्म के लिए लायबिलिटीज हो जाती है। सो गाइज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। व्हेन फर्म परचेज अ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए से फर्म क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया है, इसका मतलब ए को अभी पेमेंट करना बाकी है, तो वो फर्म के लिए लायबिलिटीज कहलाएगी। सो लायबिलिटीज को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक मेरा इंटरनल लायबिलिटीज, दूसरा मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज क्या है? ऑल द अमाउंट विच फर्म हैज टू पे टू इट्स ऑनर। वो सारा अमाउंट जो फर्म अपने ऑनर को पे करता है उसे हम लोग इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कैपिटल मतलब बिजनेस स्टार्ट करने वक्त जो ऑनर बिजनेस में अपना मनी इंट्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। सो गाइज ये फर्म की लायबिलिटीज बनती है कि वो अपने ऑनर को पे करे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब बहुत टाइम से पार्टनर जो है या ऑनर जो है वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट नहीं लिया है, तो लॉन्ग पीरियड के बाद वो सारे प्रॉफिट को जोड़ के एक साथ ले रहा है। सो गाइज ये सारा जो है वो फर्म का इंटरनल लायबिलिटीज है जो फर्म अपने ऑनर को पे करता है। दूसरा मेरा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है? ऑल दोज अमाउंट विच फर्म हैज टू पे टू आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। जो अपने आउटसाइडर को पे करता है फर्म, उसे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे कि क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, बैंक, ओवरड्राफ्ट, लोन, ये सारा मेरा क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो गाइज लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, total amount of liabilities must be equal to the difference between total amount of assets and total amount of capital. So liabilities is equal to हो जाएगा, liabilities is equal to हो जाएगा assets minus capital। ठीक है, तो लाइबिलिटीज को फर्दर फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक मेरा हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज। दूसरा मेरा हो गया करेंट लाइबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच आर फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन लॉन्ग पीरियड, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए ड्यू रहता है पे करने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें आता है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर, बॉन्ड पेबल, पब्लिक डिपॉजिट। दूसरा है मेरा लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि फ्रॉम बैंक या फिर फ्रॉम अदर। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसे कहते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेफर्स टू लोन टेकन बाय द कंपनी एंड पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ लोन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो लोन को रेफर करता है जो कंपनी के द्वारा लिया गया है, और उसे आफ्टर 12 मंथ लोन के डेट के बाद से उसे पे करना है। जैसे कि डिवेंचर क्या है? When a company requiring a fund on long-term basis, then it borrow money from issue of debenture. So debenture is issued by the company in a certificate form, and debenture is a written acknowledgement of loan or debt taken by the कंपनी। तो कोई भी कंपनी को जब लॉन्ग टर्म पीरियड तक के लिए फंड की ज़रूरत होती है तब वो डिवेंचर इशू करके अपने शेयर होल्डर का पैसा वो रोक सकती है। सो डिवेंचर जो है वो कंपनी के द्वारा इशू की जाती है। डिवेंचर कंपनी के द्वारा लिए गए लोन का एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है, जिससे कि कंपनी को अपने डिवेंचर होल्डर को टोटल अमाउंट पेमेंट करने का स्पेसिफिक डेट और फिक्स परसेंटेज पे इंटरेस्ट पे करने का ड्यूरेशन का पता चलता है। सो कोई भी कंपनी और कॉरपोरेशन डिवेंचर को इशू करती है
अपने कैपिटल को, अपने फंड को और अपने कैपिटल को रेज करने के लिए। सो डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन एंड डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। दूसरा है मेरा गाइस बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज दैट मच सिमिलर टू द डिवेंचर। बॉन्ड जो है वो मेरा डिवेंचर से ही सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। सो गाइस ट्रेडिशनली बॉन्ड इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, बट नाउअडेज bond is issued by the semi government or non government. So main difference in the debenture and bond is that in respect of rate of interest, debenture is issued at a fixed percentage of rate of interest, but bond is issued up without predetermined rate of interest. ठीक है। सो गाइज बॉन्ड पेबल क्या है? बॉन्ड पेबल जो है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटीज होता है, जिससे कि कंपनी को पता चलता है कि उसके बॉन्ड होल्डर को कितना अमाउंट देना है, कितना अमाउंट ड्यू है, ठीक है, जो कंपनी के द्वारा इशू किया गया है। तो आमतौर पे जो बॉन्ड है वो जनरली मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मैच्योर हो जाता है। सो बॉन्ड पेबल इज रिकॉर्डेड व्हेन द कंपनी इशूड बॉन्ड टू जनरेट कैश और कैश इक्विवेलेंट। सो बॉन्ड होल्डर के लिए कंपनी जो है वो बोरोवर हो जाता है, और कंपनी जब अपना बॉन्ड इशू करती है तो उसके लिए लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाता है। सो गाइस बॉन्ड पेबल जो है वो मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट इज रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड बाय द कंपनी टू द पब्लिक टू फुलफिल मेनली वर्किंग फाइनेंशियल कैपिटल को। सो पब्लिक डिपॉजिट जो है वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट को रेफर करता है, जो कंपनी द्वारा पब्लिक को इनवाइट किया जाता है अपने फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल के नीड को पूरा करने के लिए। सो पब्लिक का कोई भी मेंबर अपना पैसा कंपनी में जमा कर सकती है। एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है जिसे भर के वो अपना पैसा कंपनी में जमा कर सकती है, बदले में कंपनी उसे डिपॉजिट रिसीव देती है। दिस डिपॉजिट रिसीव इज एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट इज प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ रिसिप्ट। सो पब्लिक डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है डिपॉजिट पीरियड पे और कंपनी के रेपुटेशन पे, ठीक है। आगे है मेरा लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन जैसे बैंक से लिया गया हो कोई लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, या फिर किसी अदर पर्सन से हम लोग बोरो किए हो, ठीक है। आगे है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू इज अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू कहने का मतलब ऐसा इनकम जो अभी तक अर्न नहीं किया गया है। जैसे कंपनी इसमें एडवांस पेमेंट ले लेती है अपने कस्टमर से, लेकिन उसके बदले वो गुड्स एंड सर्विसेज को फ्यूचर में डिलीवर करती है, यानी कि अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है, ड्यूज है। सो अनअर्न्ड इनकम जो है वो ऐसा इनकम है जो अभी तक अर्न नहीं किया गया है। तो कंपनी जो एडवांस में जो पेमेंट रिसीव करती है उसे वो डेफर्ड रेवेन्यू के नाम से रिकॉर्ड करती है, जो प्री पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है और कस्टमर के गुड्स एंड सर्विसेज को ड्यू बताता है। सो गाइज अगर अकॉर्डिंग टू प्लान गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर नहीं किया गया तो कंपनी उसका पैसा उसको वापस भी कर सकती है, इसीलिए डेफर्ड रेवेन्यू जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटीज हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। करेंट लायबिलिटीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में पेएबल होता है। जैसे कि मेरा क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सेल टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट। सो गाइज ये टर्म जो है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग टर्म को। आगे हम लोग आज समझेंगे सेल टैक्स पेएबल। सेल टैक्स पेएबल किसे कहते हैं? Sale tax payable is refers to liabilities account that is created when the company collects sale tax from its customer on behalf of government and store the aggregate amount of tax before paying the concerned authority, ठीक है। आगे देखिए इनकम टैक्स पेएबल। इनकम टैक्स पेएबल जो है ये भी लायबिलिटीज अकाउंट को रेफर करता है, क्योंकि ये जो पूरे साल का जो इनकम होता है उसे कंपाइल करके हम लोग को गवर्नमेंट को देना होता है। सो गवर्नमेंट का जो ड्यू बच गया है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? इनकम टैक्स पेएबल, जो मेरे करेंट लायबिलिटीज में होता है, जिसे विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करना होता है। आगे है मेरा इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल क्या है? इंटरेस्ट पेएबल जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है? ये जब कंपनी लोन लेती है अपने डिवेंचर होल्डर से या शेयर होल्डर से, तो टाइम टू टाइम उसे वो इंटरेस्ट पे करती है, जो कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस कहलाता है। सो बैलेंस शीट पे ऐसा दिखने को मिल रहा है कि अभी तक उसने अपने कस्टमर को
इंटरेस्ट पे नहीं किया है, जो ड्यूज है, एक्रूड है, तो वो देना बाकी है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ही जो है वो कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेएबल हो जाती है, जो उसके लिए लायबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, अब आगे है मेरा एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस क्या है? एक्रूड एक्सपेंस जो है वो एक्रूड लायबिलिटीज है। जैसे कि ऐसा कोई एक्सपेंस है जिसका काम हो गया है या किया गया है, लेकिन उसका कोई एक्सपेंस डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। जैसे कि गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को हम लोग रिसीव कर लिए, कंज्यूम कर लिए, उसे सेल भी कर लिए, लेकिन अभी तक सप्लायर इनवॉइस नहीं मिला है, या फिर सर्विस किसी को प्रोवाइड कर लिए हैं और बदले में सप्लायर इनवॉइस नहीं मिला, या टैक्स इनकर्ड हो गया लेकिन गवर्नमेंट से अभी तक उसके रिसिप्ट, इनवॉइस रिसिप्ट नहीं मिला, या फिर वेजेस इनकर्ड हो गया है कस्टमर को और एम्प्लॉय को, पेमेंट नहीं किया गया है। सो गाइज, ये सारा मेरा जो है, ये मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है और ये मेरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, यानी कि करेंट लायबिलिटीज है। सो गाइज, आज हम लोग समझे लायबिलिटीज का फुल कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर से मिलते हैं अकाउंट्स की पाठशाला में, वेयर मनी टॉक्स।